स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। एक तरफ G20 की जबरदस्त सफलता से जहां भारत का बच्चा बच्चा और दुनिया के सभी देश भारत को विश्व गुरु की हैसियत से देख रहे हैं और भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पेरिस में भारत विरोधी सुर छेड़ रहे हैं। अपने ही देश की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल ने अपनी 22 विदेश यात्राओं में हर बार भारत और भारत सरकार पर विदेशी धरती पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि दूसरे देशों में भारत के आंतरिक मामलों का जिक्र कर किसकी भलाई करने की कोशिश की है, ये बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल पर हम बात करेंगे कि देश बड़ा या राजनीति। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुल्हन की तरह सजी राजधानी दिल्ली और जबरदस्त मेजबानी की बदौलत भारत में हुए G20 की अपार सफलता के चलते पूरी दुनिया में इस समय भारत का डंका बज रहा है और दूसरे देश भारत की वाहवाही करते नहीं थक रहे। लेकिन भारत के अंदर ही विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पेरिस में भारत की इमेज को तार-तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ भारत और प्रधानमंत्री मोदी जहां G20 में अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता की सिफारिश कर दुनिया के छोटे बड़े तमाम देशों को एक मंच पर समानता की हिमायत कर विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ने का काम करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि भारत में निचली जाति की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी और आरएसएस पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का काम कर रही है। Well, the Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. I mean, you know how these things are. I mean, we could always give our coalition a second name as well. So, I don't think it'll solve the purpose. But people act in strange ways. What do you think about it? 60% of India votes for us. 40% of India votes for them. Right? So this idea that the majority community is voting for the BJP, this is a wrong idea. The majority community actually votes more for us than they vote for them. Right? They do polarize society. They divide society. They spread hatred in society. And that is their mechanism. I'm pretty confident that the RSS can get rid of Narendra Modi in 5 minutes if they want to. Right? It is a structure that is doing this. And that structure is now a threat to Indian democracy. So we are committed to fighting that structure. What are the broader elements? The first thing is the gross inequality that is taking place in India, right? Few business people who are billionaires. The third richest person on the planet was Indian, and 90% of India going back into poverty, right? So that's the first thing. कुल मिलाकर देश का नाम बदलने से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति डिनर में ना आमंत्रित करने को लेकर भी राहुल पेरिस में शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देश का नाम बदलने से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति डिनर में ना आमंत्रित करने को लेकर भी राहुल पेरिस में शिकायत करते हुए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि वैश्विक मंच पर देश की किरकिरी कर राहुल गांधी आखिर कौन सी जनता के हिमायती होने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो जिस तरह से एक तरफ G20 में भारत की मेजबानी का जलवा पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों ने भारत की मेजबानी की न सिर्फ तारीफ करी है बल्कि भारत ने जो बार हाई किया है उसके तौर पर कहीं ना कहीं भारत को एक विश्व गुरु की तरह देखा जा रहा है। तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो जिस तरह से भारतीय मेजबानी की तारीफ करने के साथ ही साथ भारत के विजन की भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति की बात हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही साथ भारत का विजन जो G20 में भारत ने रखा था, चाहे वो अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने की बात हो या फिर वन फ्यूचर वन विजन की बात हो, एक साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर तारीफ की गई है। उसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी जिस तरह से तमाम देशों ने, खासतौर से मुख्य 8 देशों ने जिस तरह से इसकी शुरुआत की है, भारत को लेकर इसकी भी तारीफ तमाम राष्ट्र अध्यक्षों ने की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विदेशी धरती पर यानी कि पेरिस में, यूरोप में राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं, उससे सवाल ये उठता है कि एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की गरिमा, भारत की धाक को बनाने का काम जो G20 ने किया है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसे तार तार करते हुए नजर आए हैं। और समय भी यदि देखा जाए तो खास तौर से आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि देश बड़ा है या राजनीति है। और इस तरह से जब एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की धाक जमती हुई नजर आ रही है, ऐसे में विदेशों की धरती पर जाकर भारत के आंतरिक मसलों को उठाकर या राजनीति करके क्या कुछ भला होने वाला है, क्या ये किया जाना चाहिए, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। शिल्पा दीक्षित हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपको शिल्पा जी। प्रदीप भटनागर नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अनुभवी चेहरे हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। आरबी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे और इसी बीच रमेश मोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगी शिल्पा जी, आपके पास से यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। एक तरफ G20 की मेजबानी को लेकर ना सिर्फ देश का बच्चा बल्कि तमाम विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के इस मेजबानी को लेकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत की जो इमेज उभर कर आई है उसका गर्व हम सभी को होगा, आपको भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये समय उचित है? सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है। मैं सबसे पहले आपका लौट कर आना चाहूंगी। आपने कहा कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक फख्र का विषय है जी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो वास्तविकता है, हमारे देश की जो गरीबी है, अगर आप उसको छुपाकर G20 देश के जो गेस्ट आते हैं, चाहे वो वसंत विहार में फुलियों की बस्ती हो, चाहे वो बंदरों को पकड़ना हो राजघाट पर, चाहे वो रोड पर घूमते हुए कुत्तों को गले से खींच कर ले जाना हो और उनको भूखे और प्यासे छोड़ देना हो और गरीब बस्तियों को ढक देना हो और ऐसे दूसरे देशों को दिखाना हो कि साहब भारत तो बिल्कुल संपन्न है। आप जो दिल्ली आए हैं वो दिल्ली बिल्कुल ऐसी है कि वहाँ स्लम नाम की चीज नहीं है, वहाँ गरीबी नहीं है और हम लोग इतने ज्यादा सो कॉल्ड कोट अनकोट विश्व गुरु बन चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई आर्थिक दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी प्रियंका जी कि G20 देशों की या G20 एसोसिएशन की जब स्थापना हुई तो उसका जो मूल उद्देश्य था वो था इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जी, आई मीन टू से दैट द वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, the economic, the fallibilities that we have, the problems that we have, इनको एक साथ मिलकर ये सारे कंट्री सॉल्व करते हैं। जब आप हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने यही कहा है कि देश की वास्तविकता को छुपाकर, देश की गरीबी को छुपाकर, देश के जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार करके आप G20 के डेलीगेट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शिल्पा जी ठीक है, आपके इस सवाल पे मैं जवाब तो लूंगी, लेकिन ठीक है, मैं प्रदीप जी आप इसका जवाब दीजिएगा शिल्पा जी जो सवाल कर रही है। लेकिन उसके अलावा एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है
कि जब दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आते हैं तो आप उनके सामने किस तरह की पिक्चर पेश करेंगे? सबसे उभरती हुई इकोनॉमी हम होने वाले हैं, तो क्या हम उन्हें अभी यही दिखाएंगे? मैडम प्रियंका जी, सबसे उभरती हुई इकोनॉमी आपको कौन बोला कि होने वाली? जीडीपी के आंकड़े देखिए, आप वर्ल्ड इंडेक्सेस में इंडिया की पोजीशन देखिए, आप जो वर्ल्ड एजेंसीज है, द गार्जियन, द फाइनेंशियल टाइम्स, जो वर्ल्ड के पेपर्स हैं। ठीक है, आपके सवाल पे मैं जवाब लूंगी। एक मिनट, CPORCP की रिपोर्ट है इस देश के करप्शन इकोनॉमी पर, जो पत्रों की बात कर रही हूँ मैं, जो वैश्विक मंच पर भारत की छवि बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शिल्पा जी माफ कीजिएगा, ठीक है, आप जिन रिपोर्ट्स की बात कर रही हैं तो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें भारत को उभरती हुई इकोनॉमी माना गया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको समय दूंगी, लेकिन मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। शिल्पा जी बहुत सारे सवाल कर रही हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया है इन्होंने। की बड़ी कमी है कि कभी अपने दामन के छेदों को देखती नहीं है। अगर वो शायद देख ले तो शायद इतना बोलना ना हो। देखिए बहुत अच्छा धन्यवाद है, कम से कम इन्होंने भारत में आए हुए जितने मेहमान उनको धन्यवाद, G20 सफलता को धन्यवाद दिया। ये 140 करोड़ जनता का जो स्वागत करा अपने मेहमानों का दिखाया है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने घर जब मेहमान आते हैं तो कैसे स्वागत करते हैं। तो इस चीजों को दिखाया है पूरे देश ने। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, चीखे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। विपक्ष तो क्या है कि तो बेचारे गरीब कुछ नहीं, उनके बात है बोलने के सिवा, जनता से बात कीजिए। मैडम प्लीज आपके बीच में नहीं बोला, देखिए मैं चुप हो जाता हूँ मैं। शिल्पा जी उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप भी अपनी बात रखिएगा। जी आपको मैंने समय दिया था, आपको मैं समय दूंगी फिर से। बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं में, पीछे पीछे बहुत ज्यादा बोलने की। जी प्रदीप जी जवाब दीजिएगा आप। जी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कमी है। तो चीज है आज जो पूरे विश्व में देखा, शायद भूल गए कि इनके टाइम में जब हम कटोरा लेके दवाइयों के लिए और अनाज के लिए घूमते थे वो दिन भूल गए। और आपने पूरे विश्व का भी शक्ति कर दिया। मैडम तो क्या चुप नहीं आ जाता क्या? सुना नहीं आता क्या आपसे? प्रश्न नहीं करने दिए। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग के बाद आपने प्रेस को जो बाइडेन से बात नहीं करने दी। पूरे विश्व ने देखा, बिल्कुल सही बात है, पूरा विश्व देख रहा है। हमारे घर में मेहमान आते हैं। जी शिल्पा जी लेकिन उनकी बात तो आप सुन लीजिए। शिल्पा जी आपको मैंने मौका दिया, आपने अपनी पूरी शिल्पा जी आप किसी की तो बात सुनेंगे डिबेट में, आपको मैंने मौका दिया, आपको फिर से मौका मिलेगा, आपको पूरा। शिल्पा जी आप मुझे भी नहीं बोलने देंगी, आप प्रदीप जी को भी नहीं बोलने देंगी, अकेले कैसे डिबेट करेंगी आप? ठीक है, मैं समय दूंगी। देखिए शिल्पा जी आपसे, अरे शिल्पा जी सुनिए भाई, सुनिए, समय दूंगी मैं आपको। इन्हें आप म्यूट क्यों नहीं करते? आप इनकी आवाज बंद कीजिए। शिल्पा जी आप उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिएगा, फिर मैं आपको समय दूंगी, आप अपने समय में बोलिएगा। जी प्रदीप जी अपनी बात पूरी करें आप। अरे ये चक्कर क्या है? ये सब मंकी है, बहुत खुजली इनके शरीर में है, बेचारे चुप नहीं हो सकते, मजबूरी है इन सबकी। आप कोई इनका प्रवक्ता ले लो, नेता ले लो, ये चुप नहीं हो सकते। इनके तो गला बंद करना पड़ता माइक लगा के। अभी आप अपनी बात पूरी करिए, वो जो तो तमाम चीजें क्या है। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आज देखिए अभी आप स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का दिखा रहे थे, तो राहुल गांधी जी ये हरकत तो देखिए कि आपके घर पे मेहमान आ रहे हो और आप जैसे यूपी से वायनाड भाग गए, केरल भाग गए, इसी प्रकार आप अपने नेताओं का स्वागत नहीं कर पाए, अपने मेहमानों का, तो आप भाग छोड़ रण छोड़ बन गए पूरे। और रण छोड़ बाद देश छोड़ के भाग गए बेचारे, तो स्वागत न करे। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, पूरे देश और दुनिया के जितने भी प्रेसिडेंट आए थे, अतिथि आए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की खूबियां, भारत की इकोनॉमी, भारत की एकता, भारत की छोटी मोटी जो भी चीजें हैं, सहायता, मदद अपने मुंह से, अपने मुख से खुद बोल के गए। मुझे यहाँ किसी का एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रियंका जी, आपने और चैनलों ने पूरे भारतवर्ष के लिए जो भारत की छवि बनाई है वो सालों साल रहेगी और वो आपको दिखेगी। अभी मैडम दिल्ली की बात कर रही थी कि दिल्ली पे जरा श्री अरविंद, यार ये क्या परेशानी है इन्हें। प्रियंका जी प्लीज, ये कोई ऐसे थोड़ी ना होता है क्या? मैडम बिल्कुल ही अनपढ़ गाय है क्या? बिल्कुल ही मेहनत नहीं है क्या कि किसी के बीच में नहीं बोलते हैं? अरे भाई किसी के बीच में इतना नहीं बोलते हैं। थोड़ा मैडम थोड़ा उम्र का ख्याल कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब आपकी बारी आए तो आप बोलिएगा। अरे जब आपकी बारी आई तो बोलिएगा। मैं आपके बीच में बोला,
ओमान के पता कुछ नहीं है, जो तुम्हें गाली बकते थे, जो तो भ्रष्टाचारी करते थे, आज आप उनके साथ खड़े हो। दिल्ली में बुला के उठिए आप। अरे आप थोड़ा प्लीज धंधा खाने में जाते हैं सच्चे लीविंग के नाम पर। आई एम इन शेक ऑफ यू। आपको समझ में आता है गाने की शब्द क्या है? समझ रहा हूँ। ठीक है। मैं रमेश जी से मेरा अगला सवाल है, आप दोनों शांत हो जाइए। रमेश जी से मेरा अगला सवाल है, देखिए पूछ नहीं रहा, कोई इनकी भगत नहीं कर रहा, इनके औकात जीरो। प्रदीप जी आपके पास वापस आती हूँ मैं। शिल्पा जी, प्रदीप जी, आप दोनों से अनुरोध है, मुझे बाकी लोगों को भी डिबेट में शामिल करने दीजिए, आपको अपना समय दिया जाएगा। रमेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। यहाँ पर G20 की जब हम बात करते हैं तो यदि देश में कोई अच्छा काम होता है, पुराने समय में भी हम देखते थे, अटल जी एक ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी की भी तारीफ करते थे। वो राजनीति अब कहाँ है वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यदि देश में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसकी तारीफ करने में कुछ नुकसान नहीं है? तब हर बार वोट बैंक उससे गिरता नहीं है, हर बार आपके वोटर उससे भाग नहीं जाते। आज तक विदेश नीति का बात है, विदेश नीति के मामले में विपक्ष ऐतिहासिक रूप से सरकार के कदमों के साथ खड़ा पहले भी रहता था, अभी भी है। राहुल गांधी जी ने ब्रुसेल्स में जो बयान दिया, उनसे रूस और यूक्रेन के मामले पे पूछा गया था। उन्होंने कहा था इस मामले में भारत सरकार की जो भी नीति है, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष उससे अलग सोचता है। तो मतलब क्या कि विपक्ष सरकार के साथ विदेश नीति के मामलों पर हमेशा साथ था, आज भी है। देश की जहां तक बात आ जाती है, लेकिन आप जरा दूसरी बात पे गौर करें। इस G20 को G21 बनाया गया, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया जी। बहुत अच्छी बात है, दायरा बढ़ा, आर्थिक कोऑपरेशन का दायरा बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, ये खरगे साहब को क्यों नहीं शामिल करवाया गया? ठीक है, ये सवाल लगातार हो रहा है। ठीक है, मैं ये आपका ये जो सवाल है, इसके लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास, आरबी शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। इसके पीछे क्या वजह रही है, इसके बारे में बात। आरबी शर्मा जी, यहाँ पर ये बार बार कांग्रेस के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है, अभी रमेश जी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है, शिल्पा जी से भी मैं पूछूंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया गया, वो क्यों शामिल नहीं हुए? जी आरबी शर्मा जी, इसके पीछे क्या रहस्य आप मानते हैं, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, कारण कुछ नहीं है। एक तरफ हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं जी, वन अर्थ की बात करते हैं, वन वर्ल्ड की बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंब हमें दिखता है कि हम भारत में इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, यानी विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे। रहा दूसरी बात जो अभी प्रियंका जी, शिल्पा जी कह रही थी, शिल्पा जी, हम लोग गांव से आते हैं और गांव में जब कोई मेहमान घर आ जाता है, कोई सामान घर पर नहीं होता है तो वो छुपा के लाया जाता है। कोई ये भारत की परंपरा है। मान लीजिए कोई मेहमान आ गया और घर में चीनी नहीं है, तो ये नहीं है कि भी सब उसके सामने हम चीनी लेके आएंगे जी, लाएंगे बाहर से चीनी, लेकिन छुपा कर लाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत में सब कुछ बिल्कुल चमक गया है जी, लेकिन विदेशी मेहमान जब आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके सामने हम अगर इस तरह की तस्वीर पेश करेंगे तो भारत की छवि क्या बनेगी जी, आप खुद सोच सकते हैं। रहा अभी भार्गव जी भी कह रहे थे कि भी पहले कटोरा लेके घूमते थे जी, बिल्कुल आरबी शर्मा जी, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया का झंडा दिखाकर लोग देशों से बाहर निकल पाते हैं। देखिए, बिल्कुल इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं जहाँ कटोरे की बात आती है तो देखिए देश पर कर्ज कितना बढ़ गया भार्गव जी को नहीं पता होगा। आप 2014 से पहले भारत पर कितना कर्ज था और 2014 से 2023 में वो डबल हो गया। तो वो क्या कटोरा लेके गए जब ही तो डबल हुआ? पहले का तो आपको दिख रहा है कि भी पहले कटोरा लेके घूमते थे, अब क्या बिना कटोरे के किसी ने दे दिया हमें कर्ज? तो परिस्थितियां बिल्कुल मैं समझता हूं भाई अलग हैं, लेकिन जब विदेशी अतिथियों की बात आती है, G20 या G21 समिट की बात आती है,
तो देखिए, देश का अगर सम्मान बढ़ता है तो देश के हर नागरिक का सम्मान बढ़ता है। उस पर किसी भी तरह के प्रश्न खड़े नहीं किए जा सकते। एक सफल आयोजन रहा और सहमति के साथ सहमति पत्र जारी हुआ। लेकिन आरबी शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है, क्या विदेशी धरती पर भारत के आंतरिक मसलों पर जो बातचीत की जाती है वो किया जाना आपको सही लगता है? वो किया जाना चाहिए? क्योंकि विदेशी तमाम न्यूज़पेपर्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, वो वैसे ही कमियां ढूंढते रहते हैं। देखिए प्रियंका, ये वन साइड नहीं है जी, ये दोनों साइड से होता है। सत्ता पक्ष भी यही करता है। वो बाहर जाता है तो माननीय हमारे साहब कहते हैं कि नहीं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भारत भ्रष्टाचार था, वहाँ लूट मार थी, वहाँ चोरी डकैती थी, यानी वो 70 साल की तस्वीर कोई बिल्कुल ऐसी काली कर देते हैं कि देखने वाले को खुद शर्म आने लगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर प्रोटोकॉल है तो सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। आपने राहुल गांधी का कह दिया, लेकिन साहब का नहीं कहा कि साहब क्या पिक्चर पेश करते हैं वहाँ 70 साल की। तो देखिए, दोनों को कहीं ना कहीं जो भी ठीक है चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष है, प्रदीप जी, आरबी शर्मा जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर आप जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि आज वो कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई बार कई अन्य नेता, प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद भी बोला गया है, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? अगर राहुल गांधी पर सवाल उठाया जाए तो हर वो नेता जो देश के बाहर कदम रखता है उसको ये सोचना चाहिए कि विदेशी धरती पर भारत के बारे में वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। यहाँ रहते हैं और आज से 10 साल पहले की कंडीशन पता है आरबी यादव जी को, क्या था वहां पे और क्या कंडीशन थी, कैसे डकैती और चोरियां होती थी और कैसे दिन दिहाड़े लूट लिया जाता था। आरबी यादव जी को अच्छी तरीके से पता है, शायद हो सकता नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो विश्लेषक है ना, ये कांग्रेस विश्लेषक मेनू में आते हैं उपाध्याय जी, वो चीजें उपाध्याय जी को दिखाई नहीं देगी। उपाध्याय जी को ये भी दिखाई नहीं देगा, जब अपने यहाँ घर से निकलते थे तो इन्हें इंडिया गेट पहुंचने में 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा, जो भी 10 मिनट में पहुंच जाते। मगर आरती उपाध्याय जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो प्रवक्ता है, जो नेता है, सॉरी ये स्कॉलर जो है, ये कांग्रेस माइंडेड, तो सब चीजें हैं, तो चीजों को कभी भी नेगलेक्ट करेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर 70 साल का अगर आईना आपने भी देखा है और इस 10 साल का आईना आपने भी देखा है और मैंने भी देखा, और जो चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है, क्या पिछली सरकारों में ये सोच क्यों नहीं थी कि गरीब को तक दी जाए? लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठाए भले ही जा सकते हैं, लेकिन जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम पहले आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी किया गया है, उससे अछूते नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बताता हूँ आपको। देखिए, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, अगर कोई स्टेटमेंट अगर आपसे हो कि देश की लोकतंत्र को गाली दे रहे हो, कानून को गाली दे रहे हो, अपने प्रमुख प्रधानमंत्री को बदतमीजी बोल रहे हो, तो आप दिखाइए। और मैं भी चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से देश भी देखे और मैं भी देखूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने विदेश में जाके देश की अब क्यों, तो अगर कोई देश का नेता ऐसा है जो भारत माता की बुराई करे, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा कलंकित कोई नहीं है। जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, जिसकी कोख से पैदा, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। शिल्पा जी जवाब दीजिएगा। हर चीज होती है, हर चीज होती है, मगर ये नहीं कि आप विदेश में जाके अपनी माँ की, अपनी मातृभूमि की, हम मातृभूमि की बात करते हैं, अपनी माता की बात करते हैं, हम ये बात पाकिस्तान टीवी देखिए, भारत माता इस देश के पशु पक्षी है, भारत माता इस देश की फसल है, तो भारत माता इस देश की नदियां है, पार्टी से पूछिए, भारत माता इस देश की पेड़ है। अगर आप उनकी जय जयकार नहीं कर सकते, अगर आप उनसे भ्रमण करते हैं, तो आप भारत माता की जय कैसे बोल सकते हैं? दूसरी बात प्रियंका जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2014 में आप सोचिए, जब घर में मेहमान आते हो तो घर G20 समिट का आयोजन किया गया था, तो रणछोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि ये जो G20 समिट में आया हूँ, जब तक ये G20 समिट भारत को मेजबानी करने का मौका मिलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ जो टैक्स की चोरी होती है, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन है
और इनके हमारे पास राज्य में कुछ भी नहीं गलत है, तरीके से पैसे केवल को इधर उधर करते हैं। ऑब्जेक्शन वो काला धन है। उठाने हैं, मैं एलिगेशन उसको क्यों वापस ये लूंगा। बेचारे कभी ये बात ढूंढने की तो बात नहीं प्रधानमंत्री मोदी है। ने आम आदमी पार्टी ने पूछिए 2014 कि 2 मुख्यमंत्री को बुलाया था, दरवाजा बंद करो, G20 बुलाया था, सम्मेलन में कही थी। क्यों नहीं प्रदीप जी, पहुंचे? ये बात प्रदीप जी शिल्पा जी जवाब दे रही हूँ, उनका जवाब सुन लीजिए आज जी। ये क्या जवाब देने लायक लोग नहीं है ये लोग। अरे वो कुछ कह रही है, उनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए यदि आप बात नहीं सुनेंगे प्रदीप जी, प्रदीप जी आप मुझे डिबेट का, प्रदीप जी मुझे डिबेट का मतलब समझा दीजिए, क्या डिबेट का मतलब है? आप भाई यहाँ पर चर्चा करने आए हैं ना, तो चर्चा करने में आप सामने वाले की बात भी तो सुनेंगे ना। प्रियंका जी, देखिए आप प्रियंका मुझे जी, ऐसे बताइए, प्रोफेसर को समझाना G20 चाहिए कि का जो बीच में ना सम्मेलन हो बोला रहा करें। है, देखिए दोनों आप अगर एक साथ हाँ। बोलेंगे तो मैं ऐसे मुझे ही मैं कैसे बोल समझ सकता आएगा? हूँ। प्रदीप जी, ऐसे शिल्पा जी, प्रोफेसर शिल्पा जी, प्रदीप जी, देखिए आप- आपसे अनुरोध कर रही हूँ, पहले तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, डिबेट आप खराब ना करें, आपसे अनुरोध है। अगर आप एक साथ बोलेंगे ना, जनता को समझ आएगा ना, मुझे समझ आएगा ना, सवाल कर पाया जाएगा। आपको मैं समय दूंगी, कृपया करके एक एक बोले, कृपया करके एक एक बोले आप। वक्ता की समझ में आना चाहिए कि आपकी बारी आए तो चुपचाप सुने और तब बोले। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप शांत रहिएगा, मैं शिल्पा जी की बात जरा उनको रख ले दूं, उसके बाद आती हूँ। जी शिल्पा जी अपनी बात रखें आप। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भारत माता की बात की अभी इन्होंने कहा कि जो भारत माता की इज्जत नहीं करता, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत माता कौन है? कि भारत माता एक भूखंड का हिस्सा है, भारत माता एक टुकड़ा है, भारत माता एक जमीन है, या भारत माता इस देश के लोग हैं, भारत माता इस देश के पशु पक्षी हैं, भारत माता इस देश के पेड़ और इस देश की नदियां हैं। तो जब तक हम यहाँ के लोगों को नहीं पूछते, यहाँ के जानवरों को या पशु पक्षियों को या फसलों को नहीं पूछते, तो हम कैसे कह सकते हैं भारत माता की जय? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये 21 सम्मेलन भारत में हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है, लेकिन आप मुझे बताइए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी यही G20 सम्मेलन पे ब्रसेल्स में भाग लेने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जितनी भी टैक्स चोरियां हो रही हैं, हमारे यहाँ जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, हमारे यहाँ जितने भी तरीके से पैसों को गलत तरीके से लगाया जा रहा है, जब मुझे मेजबानी करने का मौका मिलेगा तो मैं इन सब चीजों को साफ कर दूंगा। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि वो जो बात रिकॉर्डेड है जो प्रधानमंत्री जी ने ब्रसेल्स में कही, तो मुझे ये बताने का कष्ट करे कि आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, आज गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ गई, जो बार बार घूमकर एक ही आदमी की ओर इशारा करते हैं, वो है अडानी। जो बार बार रिपोर्टों में कहा गया है कि वो अपने भाई के जरिए, विनोद अडानी के जरिए फर्जी कंपनियां बनाकर इस देश के पोर्ट, इस देश के एयरपोर्ट और गलत कंपनियों में अपने ही शेयर खरीद कर प्रॉफिट बना रहा है। तो उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बिठाते? अच्छा। आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? ठीक है। क्योंकि G20 समिट का जो मुद्दा है वही आर्थिक होता है। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है, अब आपने सवाल कर लिया, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, अडानी का नाम लगातार कांग्रेस के द्वारा उठाया जाता है और वो अडानी को लेकर एक बार फिर से सवाल कर रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, मैं आज जितने मेरे साथ स्कॉलर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मेरी बात अगर गलत हो तो थोड़ा सा बोलिएगा जरूर, और सही है तो भी बोलिएगा। अमेरिका के अंदर इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल जैसी कंपनियां हैं, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां, कभी आपने वहां की किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से या राजनीतिक नेता से या सरकार से कभी बुराई सुनी अपने व्यापारियों की? कभी डिस्कशन सुना ये हो गया और वो हो गया? ये सीख है कि यूरोपियन कंट्री से पूछिए कि कितने बड़े बड़े व्यापारी और क्या क्या 1000 करोड़ के जो विश्व के नंबर 1 पैसे वाले व्यापारी हैं, तो कभी बुराई नहीं करते अपने बिजनेसमैनों की। मगर क्या है कि कांग्रेस टारगेट बनाती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ब्लैकमेल करना चाहती है धन के लिए, कि बड़ी कंपनी को आप बोल बोल के ब्लैकमेल कीजिए, इससे धन वसूली कीजिए जी। तो थोड़ा सा एक चीज दर्शाती है। प्रियंका जी बहुत मुद्दे की बात कही है मैंने। आप कभी ब्रिटिश के, अमेरिका के, जर्मन के, फ्रांस के जितने बड़े बड़े उद्योगपति, कभी आप सरकार से या विपक्ष से बुराई नहीं सुनेंगे। एक भारत तो है ऐसा देश। क्यों? प्रदीप जी प्रदीप जी आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन विदेशों में कई बार देखा जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने टफ होते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आरबी शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी, आपने जो प्रश्न उठाया है इसको लेकर। ठीक है, पूरा कर दूं मैं।
जी मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास वापस बस लास्ट दे रहा हूँ बस जी, रखिए आप अपनी पूरी बात कर दे जी। आप बताइए, सब सारे मुख्यमंत्री को बुलाए थे तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं पूछे? क्या देश से अलग है क्या? या कनाडा ने मना कर दिया था? ये बुर्गे इनके बैठे हैं कनाडा में, आम आदमी पार्टी उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, मुझे आने दीजिए। एक मिनट, लास्ट सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से ये है कि आप कांग्रेस के नेता का जवाब दें कि जो झुग्गी झोपड़ियां दिखाई दे रही थी वो साफ क्यों नहीं करी गई? क्योंकि आप दिल्ली में शासन कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी आपकी है, तो निवेदन है कि आपके साथी ने, आपके अलायंस ने आपसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दें। ठीक है, मैं आऊंगी। आरबी शर्मा जी, पहले हम जिस तरह से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, प्रदीप जी ने यहाँ पर सवाल उठाया है कि पूरी दुनिया में कहीं इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अडानी को लेकर जो बातचीत की जा रही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास यदि कोई प्रूफ हो तो प्रूफ दे? क्या आपको लगता है कि इस तरह से राजनीति उस पर करना सही है, या फिर हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उस पर गौर करेंगी? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तमाम लोग हैं इस पर सवाल नहीं उठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति करनी चाहिए? हालांकि राजनीति हर चीज पर होती है। देखिए, दिक्कत यही है प्रियंका कि जब संवैधानिक संस्थाएं खामोश हो जाएं जी, और साहब का भाई है तो कैसे उसकी तरफ सारी संवैधानिक संस्थाएं शांत हो जाती हैं। विदेशों की बात की तो विदेशों में कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, कितना भी बड़ा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो संविधान का रूल्स का अक्षर से पालन करता है, और कोई अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई इफेक्ट वट नहीं होती, उसे सजा मिलती है। और विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और भी फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, बीबीसी ने कई भी उस तरह के खुलासे किए हैं, तो उन सब पर अपने देश में तो जांच की जा सकती है। अगर कानून एक है तो गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ये जस्टिफाइड नहीं, ये न्याय संगत नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। रहा अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, तो देखिए पीएजी की रिपोर्ट ऑथेंटिक है, भाई संवैधानिक संस्था है। पीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है? कितने हजार करोड़ के घोटाले की बात करती है कि भाई 28 रुपए किलोमीटर, 28 करोड़ पर किलोमीटर पर जो सड़क बनती थी उसके भुगतान होता है 250 करोड़, और वो किसको होता है? वो कंपनी कौन है? वो भी अडानी की कंपनी, यानी ठेके अडानी को मिल रहे हैं। तो अडानी को 200 रुपए की चीज के अगर 1000 रुपए पे कर दिए जाएं तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार शब्द कह देने भरते नहीं होता है। सीएजी और सीबीसी दोनों की रिपोर्ट आ गई है, दोनों क्या कह रही हैं? प्रदीप जी, आरबी शर्मा जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी पर बार बार आवाज उठाई जा रही है तो सरकार को अब जांच के आदेश देने चाहिए, निष्पक्ष जांच के आदेश होने चाहिए, जनता के सामने सच आना चाहिए। आदरणीय आरबी शर्मा जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत वरिष्ठ है, और आरबी शर्मा जी को बहुत अच्छी तरह पता है कंपनियों पे, चाहे जितने भी, सब पे सरकार के जो सरकारी तंत्र है उनकी निगाह होती है। आप क्या चाहते हैं कि जो कोई सरकारी तंत्र जब जांच करे तो पहले वो चौराहे पे ढोल बजाए मीडिया के आगे कि देखिए 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 हम अडानी की जांच करने जा रहे हैं, सुनिए 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 हम अडानी जी की जांच करने जा रहे हैं, हम अंबानी जी की जांच करने जा रहे हैं। तो आप तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या सीबीआई ने जो इतने मंत्रियों को, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, ईडी ने पकड़ा, तो क्या पहले फोन करके कहा देखिए हम आ रहे हैं 20 तारीख को, हम 3 महीने बाद आ रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया जी 3 महीने बाद हम आपके आ रहे हैं शराब का जांच करने के लिए? तो आप ऐसी बातें ना करें, सब चीज पे जांच होती है, सबकी कमेटी बनी। मैडम प्लीज, आप बीच में बोल रही है, फिर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। शिल्पा जी उन्हें मौका दीजिए। शिल्पा जी, मैंने आपको पूरा समय दिया था। शिल्पा जी प्रियंका जी थोड़ा सा सोच समझ के लाया करिए प्रवक्ता, थोड़ा सा। ये प्रवक्ता लोग जो होते हैं प्रवक्ता नहीं है ये लोग। शिल्पा जी मौका दीजिए, सुनते हैं। ठीक है, मैं रमेश जी के पास जाना चाहूंगी। रमेश जी यहाँ पर जिस तरह का मुद्दा चल रहा है, जो बातचीत कर रहे हैं, पहली बात तो प्रदीप जी ने यहाँ पर सवाल आपसे किया था पीडब्ल्यूडी को लेकर, हालांकि ये भी जल्दी हाल ही में आपको मिला है, तो उस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रही है बात, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हाल ही में नहीं मिला है, 2013 की दिसंबर से हम सत्ता में है, 1 साल का गैप छोड़ करके 15 से सत्ता में है, हाल ही में नहीं मिला है। जी रमेश जी आपसे सवाल कर रहे हैं, हाँ, जवाब दे रहा हूँ जी, सुनिए आराम से।
डिबेट आपने शुरू की G20 पे, आ गई दिल्ली की सड़कों पे, झुग्गियों पे, उसका भी जवाब सुन लीजिए। आज G20 के सारे नेता कहाँ गए जब वो खत्म हुआ सम्मेलन? तो गांधी जी की समाधि पर। रमेश जी G20 पे डिबेट हुई है तो दिल्ली की सड़कों पर तो आएगी ही। जब झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने की बात हो रही है, आप फिलहाल जवाब दीजिए। रमेश जी जवाब दीजिएगा। करानी है तो फिर मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ जवाब दीजिएगा। अब आया झुग्गियों पे, ये प्रदीप भटागर जी बैठे हुए हैं। 2020 के चुनाव के पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का अनाउंसमेंट आया कि देखिए साहब, ये है अनाउंसमेंट, जहां झुग्गी वहीं मकान का चाबी दिया जा रहा है। 5 लोगों को स्टेज पे बुला के चाबी रमेश दिया जी गया। माफ कीजिएगा, आप ही की नेता आतिशी, माफ कीजिएगा रमेश जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। नहीं मेरी भी आप बात सुन लीजिए। आप ही की नेता आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। नहीं देखिए फैक्ट पे बात करिए। नहीं रमेश जी, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने सुना नहीं, आपने बीजेपी को कील देने का काम किया। देखिए ये तो गलत नहीं। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए तो आप इस तरह बिफरते हुए नजर आएंगे। एकदम खबर दे रही है। जैसे ही मैंने नाम लिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना नेता बन गए, जाना चाहिए कि नहीं? प्रियंका जी आप इनसे पूछिए, कांग्रेस के नेता से पूछिए कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने झुग्गी वहीं मकान की योजना का इन्होंने नोटिफिकेशन देने के बावजूद आज तक झुग्गी वालों को मकान क्यों नहीं दिया? कितने झुग्गी वालों को मकान जवाब दे रहा हूँ। ठीक है पूछ प्रियंका लीजिए। जी, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बाहरी दिल्ली में 15,000 मकान गरीबों के लिए बनाए थे। क्यों टूट के गिर रहे हैं? क्यों नहीं बसाए वहां पे? यूं नहीं बसाए कि इनका वोट बैंक खत्म हो जाता। ये वोट बैंक में कुछ भी कर सकते हैं, ये वोट बैंक में कुछ भी कर सकते हैं। 15,000 मकान जर्जर हो गए। अपनी बात का जवाब बाहरी दिल्ली में 15,000 जवाब ही नहीं है। शराब माफिया है, शराब के शराब बेचने वाले लोग हैं, बेचारे इनके मंत्री के लोग हैं। आप जवाब जिम्मेदारी समझो। दोनों के तरफ नेता दोनों ठीक है रमेश मोहन जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे आप तो रमेश मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए। आप ही की नेता आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1.5 साल उन्होंने तैयारी करी है और उन्होंने पूरी तैयारी का ब्यौरा दिया है। कम से कम 1 घंटे तक इस बात का बखान किया है कि क्या क्या तैयारी करी है। आप तो अपनी पार्टी की बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो कह रही है कि उन्होंने 1.5 साल से तैयारी की है। झुग्गियों की बात जो भाजपा के प्रवक्ता ने उठाई है उसका जवाब दे रहा हूँ। उंगली उनकी तरफ उठी है, हमारी तरफ नहीं उठी। हमने तो दिल्ली को ब्यूटीफाई कर दिया, इतना खूबसूरत किया। क्या पूरे विश्व में उसकी तारीफ हो रही है? पूरे विश्व में दिल्ली की सुंदरता की तारीफ हुई है, दिल्ली में जो व्यवस्था बनाई गई है। जवाब आपने खूबसूरत कर दिया तो शिल्पा जी तो सवाल पूछ रही है। शिल्पा जी तो आपसे भी सवाल पूछ रही है। झुग्गी का सवाल जो इन्होंने उठाया मैं उससे कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पास किया था उससे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि सुंदर अगर चमका दिया तो आपने चमका दिया, और उसके बाद यदि कमी हो गई तो सवाल आप सरकार से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछ भी लेती हूँ। प्रदीप जी जवाब दे दीजिएगा। मैडम मैंने ठीक है। अच्छा शिल्पा जी, अब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उनसे जवाब तो ले लीजिए। देखिए आप दोनों लोगों ने सवाल पूछ लिया, आप जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं उनसे जवाब पूछ रही हूँ, आप 2 मिनट दीजिएगा उन्हें, 1 मिनट दीजिएगा अपनी बात रखने का। जी प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है उन्होंने दिल्ली को चमकाया लेकिन आपने घर नहीं दिए थे। जी नहीं, बिल्कुल। आदरणीय प्रियंका जी, मैं आज आपके चैनल से, इंडिया वॉइस से और आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने गरीबों के लिए बाहरी दिल्ली में 15,000 मकान बनाए थे, और जो दर्शक सुन रहे हैं उनके टैक्स के पैसों से बनाए थे। इन्होंने एक को मकान नहीं दिया। एक झुग्गी झोपड़ी इन्होंने जो कसम खा के आए थे अपने बच्चों की कि हम गरीबी दूर करेंगे, झुग्गी झोपड़ी दूर पक्के मकान बनाएंगे, वो मकान आज गिरने पर वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने मदद नहीं की इसलिए नहीं मिला मकान। अरे जब बनाए दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार की धरती पे बने हुए, और एमसीडी की धरती पे बने हुए। प्रदीप जी खुद अलॉटमेंट वो तो वैसे ही कहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें किसी बात पे सपोर्ट नहीं करती। चले मेरी छोड़िए,
कांग्रेस की नेता बैठी, अगर ये नॉलेज हो तो शायद ये बता देंगे, मुझे तो लगता नहीं नॉलेज होगी इनको, मगर कोई सीनियर अगर मेरे साथ अगर लीडर बैठा होता तो दिल्ली का तो बता देता। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी आप ना कीजिए, नॉलेज वो बताएंगे शिल्पा जी। हाँ, पर्सनल टिप्पणी ना करें, पर्सनल टिप्पणी ना करें। टिप्पणी की बात नहीं है, बात ज्ञान की है, बात प्रियंका जी टिप्पणी की नहीं है, बात नॉलेज की है। भाई शीला दीक्षित ने, आप बताइए कांग्रेस ने तो बलवंत गेम कराए 2009 के अंदर, प्रदीप जी आपने सवाल पूछा है, अब आप जवाब सुनिएगा जी। दिल्ली खम्बा नोचे, मेरे को क्या ज्ञान है क्या नहीं है, मुझे आपसे सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं दे नहीं रहा, बोलने की ना, बोलने की। ठीक है शीला जी, यहाँ पर रमेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने, शीला जी अरे प्रदीप जी भाई, प्रदीप जी अब आप शांत हो जाइए, आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आप तो शांत हो जाएं कम से कम। शीला जी यहाँ पर प्रदीप जी, शिल्पा जी यहाँ पर रमेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो दिल्ली को चमका दिया, आप ही के अलायंस हैं, वो कह रहे हैं चमका दिया, लेकिन जुग्गियां बीजेपी की वजह से नहीं हो पाई। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो साफ कह रहे हैं कि चमका दिया। आतिशी जी ने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम ब्यौरा दिया, क्या क्या किया उन्होंने। दिल्ली चमका दी और दिल्ली नहीं चमका दी, आप मुद्दे से मत देखिए। द क्वेश्चन हियर इज कि देश की वास्तविकता जो आर्थिक स्थिति आज हमारे देश की है और जिस आर्थिक मुद्दों को लेकर आप G21 सम्मेलन आज देश में कर रहे हैं, तो उस वास्तविक तस्वीर को आप उन कैसी बातें कर रही हैं आप शिल्पा जी? आपके नेता ने पेरिस में कौन सी G20 को लेकर बात कही है? मैं आपसे शिल्पा जी माफ कीजिएगा, G20 को लेकर वहां पेरिस में कोई बात नहीं की गई है, ना उन्होंने तारीफ की है, सिर्फ उन्होंने आलोचना की है। मैम आप मेरी बात देखिए, ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि G20 पे उन्होंने बात ही नहीं की। मैम या तो आप भारतीय जनता पार्टी को दे लीजिए या फिर आप मेरी बात भी सुनिए। नहीं, मैं बात सुन रही हूँ आपकी, लेकिन आप यहाँ पर बात भी तो समझिए ना। सुनिए मैडम, मुद्दे की बात सुनिए। नहीं, मुद्दे की बात तो मैं ही कर रही हूँ, आप ही मुद्दे से भटकाती हुई नजर आ रही है। आप बार बार तमाम चीजों पे बात कर रही हैं और इस बात पे बात नहीं कर रही है। कंडीशन होती है देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये पूरे उसके लिए है, ठीक है। तो आपने देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या किया, आप ये गिनाइए। आपने 2014 में सवाल आपने कितना काम किया ये बताइए। आप दोनों नेता अगर पूरे विश्व के लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए गार्जियन बोल रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है, BBC बोल रहा है, टैग बोल रहा है, CBC बोल रहा है, तो आप उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे? आप उन देशों की, ठीक है शिल्पा जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष आकर यहाँ पर तारीफ करते हैं और फिर आप उन न्यूज पेपर्स को उठा के लाते हैं जो सिलेक्टिव है आपके हिसाब से। आप एक जांच क्यों नहीं बिठा देते? मेरा बिल्कुल मेरा यहाँ पर और कोई सवाल नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देश का अगर कहीं पर नाम होता है तो आपको उस नाम की तारीफ करने में क्या तकलीफ है? हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैडम, देश तो हमारे है। अरे पूरे विश्व को आपने हाथ जोड़ना सिखा दिया, पूरे विश्व को नमस्ते करना सिखा दी। ठीक है आरबी शर्मा जी के पास में जाऊंगी, आरबी शर्मा जी के, ठीक है मैं आप दोनों के पास आती हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आरबी शर्मा जी के पास में जाऊंगी। इससे पहले आरबी शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये चर्चा यहाँ पर हो रही है, क्या आपको लगता है कि भारत की पिक्चर इतनी काली है कि लगातार हर चीज में हमें वहां पर हर मंच पर जाकर उसको खोलना और उसके बारे में बात करना आवश्यक हो गया है? ये तमाम मुद्दे हैं, संसद इसके लिए होता है, संसद में जब बातचीत नहीं होती है, कहीं वॉकआउट होता है, कभी बातचीत नहीं होती है, पर क्या आपको लगता है कि विदेशी धरती पर हर बार जाकर इस तरह की बात करना शोभा देता है, करनी चाहिए? और दूसरी बात आप मेरी ये भी सुन लीजिए आरबी शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि आप यकीनन आप यदि कोई कमी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो अपना विचार रखिए, लेकिन G20 सम्मेलन को लेकर एक भी बात नहीं कही गई। देखिए, प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए विदेश की धरती पर देश के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए
और उसका पालन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को करना चाहिए। ये नहीं है कि भी एक नहीं बोलेगा दूसरा कुछ भी बोले तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं। और दूसरा अभी जो बात आई कि भी दिल्ली में झुग्गियों की बात आई, और आप जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी से पूछा जा रहा था, देखिए जमीन और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है। अगर दिल्ली सरकार कहीं मकान बनाना चाहे तो वो जमीन केंद्र देगा तो बना सकते हैं वो, अदरवाइज नहीं बना सकते। उन्हें स्कूल भी खोलना है तो जमीन केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे बना देंगे मकान झुग्गियों की जगह? वो उनका उसके क्षेत्र में नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर और जमीन दोनों केंद्र सरकार के पास हैं। और अभी जो तो हमारे आप ये बताइए आरबी शर्मा जी, जो पर्दे ढकने का काम यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, वो पर्दे ढकने का काम केंद्र सरकार ने किया या दिल्ली सरकार ने किया? देखिए हर नागरिक का दायित्व है कि जब G20 समिट हो रहा है, विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो अपनी कमियां छुपाने का, मैंने पहले भी बताया। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि वो पर्दे दिल्ली सरकार के द्वारा ढके गए या केंद्र सरकार के द्वारा ढके गए? जिसके द्वारा भी ढके गए, देखिए वो ढकना जरूरी होता है। मैंने बताया ना, एक छोटा सा परिवार होता है, कोई गेस्ट आ जाता है तो पड़ोस के यहाँ से चीनी लाते हैं तो उसे भी छुपा के लाते हैं। वो सरेआम खुलेआम नहीं लाते हैं। गांव के जो लोग हैं वो समझते हैं। अगर मैं समझता हूँ जो हमारी बहन है शिल्पा दीक्षित, ये भी अगर गांव में गई हो तो देखा होगा कि कोई भी सामान आता है तो वो छुपा के लाया जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, अच्छी चीजें पेश की जाती है, अच्छाई दिखाई जाती है, एक विकसित राष्ट्र दिखाया जाता है, तभी जाकर एक इमेज बनती है विश्व पटल। बिल्कुल, वो तो दिखाना भी चाहिए। हमारे घरों में भी कोई आता है तो हम तैयारियां तो करते हैं। और जो कमी रह जाती है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है। आपने यहाँ पर जो आरबी शर्मा जी, आपने यहाँ पर जो एक सवाल उठाया, प्रदीप जी, ठीक है। शिल्पा जी, आरबी शर्मा जी के सवाल का जवाब पहले ले लेने दीजिए। देखिए उन्होंने एक सवाल उठाया, शिल्पा जी उनके सवाल का जवाब ले लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। प्रदीप जी, आरबी शर्मा जी ने सवाल यहाँ पर उठाया है कि भाई घरों की बात हो तो घरों की बातों में आपको सहयोग करना चाहिए था। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आवास की जो आपने बात आम आदमी पार्टी पर थोपी है वो नहीं कर पाएंगे। प्रियंका जी, मैंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित, मैंने नाम लेके बताई कि स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने गरीबों के लिए 15,000 फ्लैट बनाए थे, चाहे वो सरकार ने जमीन में बनाए हो या अपने जमीन में बनाए। जब सरकार चेंज हो गई, मैडम प्लीज कौन क्या ले आए यार ये। शिल्पा जी वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब तो सुन लीजिए। जी प्रदीप जी बताइए। तो थोड़ा सा आदरणीय उपाध्याय जी को ये भी बताना चाहिए कि जब सरकार चली, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया या जमीन दी, तो जो सरकारी जो आवास गरीबों के लिए बनाए गए वो आम आदमी पार्टी ने अपने सरकार चेंज होने के बाद अलाट क्यों नहीं करे? ये क्वेश्चन बनता है आम आदमी पार्टी से। आप पल्ला मत तो आपका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई, आम आदमी पार्टी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। रमेश जी जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताइए, अभी आपने अभी सवाल पूछा प्रियंका जी कि भाई 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने करी और बहुत तारीफ करी अपने उसकी, और यहाँ बैठ के ये क्या दर्शा रहे हैं? अरे भैया मेहमान आता है तो सब चीजों अच्छा, क्योंकि जब गरीब के घर ही मेहमान आता तो दूसरे चद्दर ले आता उठा के वो कि मैं गरीबी ढक दूं। नहीं तो वो तो अच्छी बात है अगर आम आदमी पार्टी ने किया हो या केंद्र सरकार ने किया हो। भाई देश की छवि यदि विश्व के सामने निखर कर सामने आ रही है तो वो तो अच्छी बात है। प्रियंका जी, हम जैसे आम नागरिकों के लिए तो यही अच्छी बात है कि दिल्ली खूबसूरत लग रही है कम से कम। प्रियंका जी, मैं बड़ी अच्छी बात एक बात बोल रहा हूँ, बड़ी दुख के साथ बोलना चाहता हूँ, मैं शब्द यूज नहीं चाहता। आज की जो विपक्ष है, पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं, राजनीति के चोले में इतनी अंधी और नंगी हो गई हैं कि बिल्कुल शर्म नहीं करती बोलते में कि कौन से शब्द कब कहां और कैसे रखें। अरे प्रदीप जी फिर ये बात तो सब पर आएगी, सभी पार्टियों पर आएगी। रमेश जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। रमेश जी ठीक है, प्रदीप जी रमेश जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। रमेश जी, प्रदीप जी का साफ कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाए, फिर अभी आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, गुजरात में राष्ट्रपति ट्रंप साहब आए थे, अहमदाबाद में सफेद पर्दे लगाए गए थे,
किसने लगाए थे महाराज? दूसरी बात, ये जो शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई मेहमान आता है तो आप घर अच्छा बनाते हैं, देखो सही बात है, इसमें तो सबको फर्क है कि भाई हमारे यहाँ लोग आए। सवाल पूछे, एनडीएमसी आपके अंदर आता है? अरे निगम साहब, भट्टागर साहब एक आपके अंदर मिनट आता है? सुन तो लो, निगम साहब ये बताइए, भट्टागर साहब एनडीएमसी आपके अंदर सुन आता तो है? लीजिए, एक मिनट, आप एनडीएमसी आपके अंदर आता है? प्लीज सुन ले, अरे सुन ले, प्लीज सुन ले। एनडीएमसी आपके अंदर आता है? किसने लगाया किसने नहीं लगाया? अरे भैया, एनडीएमसी आपके अंदर में आता है, लेकिन आपने उठाया है, एनडीएमसी आपके अंदर जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली छावनी परिषद आपके अंदर आती है? जवाब ही नहीं दे रहे। अरे निगम साहब बताइए ना, दिल्ली छावनी आपके अंदर आती है? एनडीएमसी दिल्ली सरकार के अंदर आती है? जब जवाब ही नहीं है। अरे निगम साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या एनडीएमसी दिल्ली सरकार के अधीन है? वाटर लॉगिंग हुई, एनडीएमसी दिल्ली सरकार के अधीन है? दिल्ली सरकार के अधीन है एनडीएमसी? इसकी बदनामी हुई या नहीं हुई? आप बताइए, एनडीएमसी दिल्ली सरकार के अधीन है? वो जो दिल्ली सरकार के अधीन है एनडीएमसी को दूर करने के लिए, अरे मेरे ये बताइए, दिल्ली सरकार के अधीन आती है एनडीएमसी? कहाँ चली गई? जवाब है एनडीएमसी की बात अभी नहीं है, दिल्ली सरकार के अधीन आती है? दिल्ली सरकार के अधीन आती है, पहले ये बताइए। जो भारत मंडपम, अरे दिल्ली सरकार के अधीन आती है? ये जो भारत मंडपम बना, दिल्ली सरकार के अधीन आती है एनडीएमसी? जो वाटर लॉगिंग हुई, इस जवाब ही नहीं है। किसकी थी? जो दिल्ली सरकार के एनडीएमसी अधीन है? कि साहब वाटर दिल्ली छावनी परिषद दिल्ली एनडीएमसी के अधीन है? कहाँ काम किया है आपने? वो चारों मशीन, कोई जवाब नहीं है इनके पास, इधर भाग जाते हैं। अपनी बात अरे भ्रष्टाचारी सवाल करने के लिए पहले कदम पे खड़े हो जाएंगे, जवाब देने पे एक नहीं खड़ा होता बोलने के लिए। किसने लगाया? मैं वही छोड़ रहा हूँ, अहमदाबाद वाला पर्दा किसने लगाया? जवाब ही नहीं है। गुजरात जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे। आपके पास नहीं है जवाब। एनडीएमसी आपके अधीन है? अहमदाबाद वाला पर्दा किसने लगाया? एनडीएमसी आपके अधीन है? अहमदाबाद का पर्दा किसने अरे लगाया? रमेश जी, दिल्ली की बात हो रही है तो आप अहमदाबाद की बात, उन्होंने पर्दा लगाया तो दिल्ली में भी तो पर्दा लगाया। अब मैं सवाल कर रही हूँ किसने पर्दा लगाया, तो फिर आप कोई जवाब नहीं देगा। रमेश जी, विपक्ष जो है ये विपक्ष नहीं है, प्रदीप जी शांत, प्रदीप जी एक मिनट के लिए शांत हो, एक मिनट के लिए शांत हो जाइए, एक मिनट के लिए। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उनका सवाल ये था कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मैं आपसे सिर्फ जवाब चाह रही हूँ, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जनता को ये बात पता चलनी चाहिए कि आखिर कहां से कमी है, क्या कमी रह गई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ दिया, इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाए, इस पर आपका क्या जवाब है? बस जी, दिल्ली छावनी अभी सारे पैनलिस्ट इस बात पे तो एग्री है ना कि दिल्ली इस सम्मेलन के समय बहुत खूबसूरत नजर आ रही है जी, पर आप भी सहमत हैं? तो ये दोनों सरकारों की मिलीजुली कोशिश का नतीजा है, दोनों सरकार की मिलीजुली कोशिश का। यहाँ केंद्र सरकार के भी अधिकार में कई चीजें हैं। ठीक है, अभी अगर आप इस तरह कहें तो फिर सवाल का कोई बात ही नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले तो आप आरोप लगाते नजर आ रहे थे। ये जो पर्दे वाली बात कर रहे थे उस पर मैंने याद दिलाया कि गुजरात में पर्दे किसने लगाए थे, मैंने उस पर याद दिलाया इनको। अरे भाई, पर्दे कहीं भी लगाए गए हों, पर्दे लगाए गए, दिल्ली को सुंदर बनाया गया, ये अलग बात है कि उस पर्दे के पीछे जो कालिक है उसे भी किसी ना किसी तरह साफ होना चाहिए था। जो पर्दे के पीछे छुपा दिया गया है, ये बड़े दुख की बात है कि सिर्फ पर्दे लगा के सुंदर लगा देने से काम पूरा नहीं हो जाता। आरबी शर्मा जी, ये पर्दे की जिस तरह से हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं, G20 की सफलता की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का क्षण है हर भारतीय के लिए। यहाँ पर पर्दे लगा दिए गए, खूबसूरती बहुत हो गई, घर में मेहमान आए और पिक्चर बहुत अच्छी पेश हो गई। लेकिन उन पर्दे के पीछे जो कालिक अभी है, जो काली पिक्चर, डार्क पिक्चर अभी है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी जो है वो लेने से हर कोई कतराता हुआ नजर आता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो एक झुग्गियों की बात हो रही है, भाई कालिक है या काली तस्वीर है, तो झुग्गियों को बताएगा कौन? जमीन राज्य सरकार के पास नहीं है, दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है, जमीन केंद्र के पास है। ये जमीन दे दे। देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने इतनी जमीनें दी, कल्याणपुरी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, जो भी झुग्गियों में रहता था सबको प्लॉट दे दिए थे। आप जमीन दे दें, आम आदमी पार्टी की सरकार सबको प्लॉट बांट देगी
जिसके पास झुग्गी है उसको पर्ची देके, लेकिन जमीन तो दो, जमीन कौन देगा? जमीन कहाँ से आएगी? ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। प्रदीप जी लास्ट 10 सेकंड आप लीजिएगा। वो कह रहे हैं आप जमीन दे दीजिए, वो तैयार कर देंगे। देखिए उपाध्याय जी गुमराह कर रहे हैं, स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार जब बनती है सरकारी को चीजें होती हैं। मैंने पूछ रहा हूँ कि अभी करोड़ों रुपए का हज हाउस एनडीएमसी द्वारका में बना दी दिल्ली सरकार, तो जमीन नहीं कहाँ से आई? कैसे जमीन तो ली होगी जो सरकार ने आप देंगे तभी बना पाएगी। उपाध्याय जी सबसे बड़ी कमी है आप कभी सवालों का जवाब नहीं देते। आप मैं 4 बार पूछा कि 15,000 जो झुग्गी वालों के लिए मकान बने उस दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं अलॉट करे, मगर आपने सवाल ना तो पूछा ना जवाब दिया। ठीक है, समय की मेरे पास कमी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की मेरे पास कमी है। अच्छा होता है तो क्रेडिट सबको लेना है और बुरा होता है तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता ही रहता है। और अब तो 2024 पास है, अभी ये चलता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। प्रदीप जी आपका, आरबी शर्मा जी आपका, शिल्पा जी आपका और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे G20 की सफलता को लेकर, जहां एक तरफ पूरे विश्व में भारत का महिमा मंडन हो रहा है, वहीं तमाम जगहों पर जिस तरह से भारत की आंतरिक कमियों की बात की जाती है, क्या देश बड़ा है या राजनीति, ये एक बड़ा सवाल है। और ये केवल एक पार्टी या एक व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, ये मिलकर सबको सोचना चाहिए कि विदेशी धरती पर जब आप जाते हैं तो भारत की कौन सी पिक्चर आप पेश करना चाहते हैं। वो तस्वीर जिस पर आप गर्व करना चाहते हैं या वो तस्वीर जिसमें आप तमाम तरह की कमियां या खामियों के साथ विश्व के सामने भारत को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है। कब इस पर तमाम पार्टियां बहस करेंगी, कब अकल आएगी, कब इस पर बात करके कोई एक रूल बनाया जाएगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।